नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। मैं प्रिय रंजन भारती, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एनडीए 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रहा है, लेकिन बिहार में क्या एनडीए की गाड़ी ब्रेक करेगी? ये एक बड़ा सवाल मैं नहीं कह रहा हूं, ये सी वोटर चाणक्य का सर्वे कह रहा है कि इस बार बिहार में 40 पार का लक्ष्य एनडीए का ब्रेक करने वाला है और बढ़त मिलने वाली है इंडी अलायंस को। इंडी अलायंस पहले 0 से 1 पर पहुंचा था और इस बार उसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, यानी 7-8 सीटें वो जीतने की स्थिति में आज की तारीख में नजर आ रही है। ये सर्वे की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। मैं आपसे सीधा संवाद करता हूं, अपने तथ्य, अपना विश्लेषण रखता हूं और यही मेरी खासियत है कि उसमें पूरी साफगोई, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से आपसे संवाद, आप अपनी बात रखता हूं। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, इसका आकलन अगर किया जाए तो सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो ये कि एनडीए में नीतीश कुमार का आना क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित नहीं होने जा रहा है? ये एक सवाल खड़ा होता है और इस सवाल पर मैं पहले भी आपका ध्यान आकृष्ट करता रहा हूं कि एनडीए में आने से नीतीश कुमार भले फायदे में होंगे, बीजेपी को फायदा नहीं मिल पाएगा। बीजेपी को इसलिए फायदा नहीं मिल पाएगा कि उनके 8-9% के करीब जो उनका वोट प्रतिशत है वो बीजेपी को बढ़ता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन उनकी जो साख है, नीतीश कुमार की साख, उनकी विश्वसनीयता और उनका व्यवहार इन दिनों जो अटपटा सा होने लगा, इससे वो लगातार उनके प्रति लोगों में विश्वास और उनके प्रति विश्वसनीयता का ह्रास हो रहा है, यानी वो नीचे जा रहे हैं। तो इसलिए भाजपा को, बीजेपी को नीतीश कुमार के चलते जो फायदा होने वाला था उससे कहीं ज्यादा नुकसान तो नहीं बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। आरंभिक तौर पर देखें तो सीट बंटवारे में जिस तरह से नीतीश कुमार ने 16 सीटें झटक ली, यानी एनडीए में उसी फॉर्मूले के तहत उन्होंने 16 सीटें हासिल कर ली समझौते में। ये बीजेपी का नुकसान तो तात्कालिक नहीं है। ये तात्कालिक नुकसान इसलिए भी हो सकता है कि कई सीटें, कई उम्मीदवार जो इंडी अलायंस में रहते हुए नीतीश कुमार के नहीं जीत सकते थे, कतई नहीं जीत सकते थे, वो मोदी के कारण, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण बीजेपी के वोट से वो जीत सकने की स्थिति में हो गए और नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो नुकसान कैसे हो सकता है? जब बीजेपी के वोट से एनडीए अलायंस का जनता दल यू का कैंडिडेट जीत सकता है तो बीजेपी को नुकसान कैसे पहुंच सकता है? ये नुकसान पहुंचने की स्थितियां कुछ परिस्थिति जन्य है और वो अब समझने की जरूरत है। जैसे मैं अररिया की बात करूंगा। अररिया में प्रदीप सिंह है और यहाँ किलेबंदी इस तरह से की गई, मुस्लिम बहुत सीट है और यहाँ बाकी जातियां गोलबंद होती है। वहां की सीट बड़ी लड़ाई में फंसी है। वो इस बार की लड़ाई ऐसी है कि हो सकता है अररिया बीजेपी गंवानी पड़ जाए, लेकिन ये एक आकलन है, आरंभिक आकलन है। दूसरा जो मुकाबला पूर्णिया, जहां से जदयू का संतोष कुशवाहा उम्मीदवार हैं, वहां की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बीमा भारती जदयू से आरजेडी में आई, मंत्री थी, उनको वहां से लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवार बना दिया। वो एक ऐसे घराने की महिला हैं जिनको आपराधिक जगत में जिनकी तूती बोलती रही, अवधेश मंडल की पत्नी है, बहुत बड़ी बाहुबली नेता हैं और नेता नहीं बाहुबली है। उनका एक प्रभाव है, उनका एक आतंक है। उनकी पत्नी होने के साथ साथ जदयू में थी, जदयू से आकर उम्मीदवार। लेकिन पप्पू यादव की राजनीति को आपको विशेष रूप से बताने की जरूरत नहीं। पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा में
इस यादव बेल्ट में उनका एक अजब तरह का प्रभाव है और उस प्रभाव के चलते वो कांग्रेस में गए थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको अधिकृत रूप से उम्मीदवार इसलिए नहीं बनाया कि लालू यादव ने, आरजेडी ने वो सीट कांग्रेस को दी नहीं। पप्पू यादव लड़ाई को दिलचस्प बना रहे हैं, तिकोना बना रहे हैं। संतोष कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार जो निवर्तमान सांसद हैं इस बार मैदान में है, लड़ाई दिलचस्प होगी। प्रधानमंत्री ने आज वहां जाकर रैली की है। रैली के बाद अब परिदृश्य क्या बनता है, प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं वो ये मान के जनता से संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि उम्मीदवार कोई भी हो, मैं हूं उम्मीदवार, आप मुझे मानिए। इसका एक असर तो पड़ता है, लेकिन कितना असर पड़ेगा? बिहार में जातीय आधार पर चुनाव होता है तो पूर्णिया में कांटे की टक्कर रहेगी। कौन निकलेगा? हो सकता है पप्पू यादव निकल ले या फिर संतोष कुशवाहा बाजी मार ले। आरा की सीट पर भी ऐसे ही बड़ा कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहां आरके सिंह हैं और लालू यादव ने दे दी है सीट माले को, सीपीआई-एमएल को। सीपीआई-एमएल जिस कुशवाहा उम्मीदवार को है उनका भी एक प्रभाव है उस क्षेत्र में और लड़ाई बड़ी कांटे की हो सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि आरके सिंह का एक अपना रुतबा, उनका एक अपना प्रभाव ऐसा है कि वो मोदी के आभा मंडल के कारण जीत जाएंगे, अपनी ईमानदारी और अपने देश के कारण वो जीत जाएंगे कि लड़ाई बड़ी कांटे की है। ऐसे ही लड़ाई अभी बक्सर में है। बक्सर में मिथिलेश तिवारी अश्विनी कुमार चौबे की जगह भाजपा के उम्मीदवार बनाए दिए गए हैं। जगदानंद सिंह पे पुत्र और बड़बोले पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह वहां से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। राजपूत और भूमियार, राजपूत और ब्राह्मण बहुल आबादी वाला क्षेत्र, ब्राह्मण की बहुलता वाला क्षेत्र, ये इस बार अश्विनी चौबे के टिकट कट जाने से ये माना जा रहा है कि अश्विनी चौबे की नाराजगी इस कदर वहां दिखेगी कि वो भाजपा के लिए जीत का रास्ता आसान नहीं रह जाएगा। मिथिलेश तिवारी कांटे की टक्कर में फंसे हैं। हो सकता है कि कहीं अंदर खाने से चपत भी हो, क्योंकि नाराज उम्मीदवार अगर खुल करके सामने नहीं आता है, नाराज कोई प्रत्याशी अगर खुल करके टिकट कटने से सामने नहीं आता है तो वो अंदर खाने से अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ भी कोई न कोई तिकड़म चला सकता है। ऐसे में बाजी बीजेपी के क्षमा करिएगा, बीजेपी के हाथ से निकल सकती है। ऐसे ही सीट सासाराम की है। यहाँ भी छेदी पासवान उम्मीदवार इस बार नहीं है, मैदान में शिवेश राम है और उधर की लड़ाई बड़ी कांटे की है। वहां देखना महत्वपूर्ण होगा कि सासाराम में कैसे बाजी पलटती है। छेदी पासवान कितना हद तक नुकसान पहुंचाने की स्थिति बना पाते हैं। और लगे हाथों गया की बात करेंगे। गया में जहां जीतन राम मांझी हैं, जीतन राम मांझी का प्रभाव, उनका ऐसा रुतबा नहीं है कि वो अपने बूते सीट निकाल लें। इसलिए प्रधानमंत्री ने आज जाकर के अपील की है लोगों से। राम के खिलाफ वो बयानबाजी करते रहे हैं, लगातार मोदी के खिलाफ और नीतीश कुमार के खिलाफ भी बयानबाजी करते रहे हैं। वो धर्म के आधार पर एक ऐसे विवादास्पद बयानबाज नेता रहे हैं, साबित होते रहे हैं कि इससे भी उनके प्रति लोगों में नाराजगी है। उनका अपना भी ऐसा प्रभाव नहीं है कि वो इस बार जीत ही जाए, क्योंकि 2 बार से वो लगातार हार रहे हैं। अब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार के बतौर, उन्हें एनडीए के उम्मीदवार के बतौर एक धार्मिक नगरी में, महत्वपूर्ण पितृतीर्थ में वहां के उम्मीदवार होने के नाते वो भरसक जीत सके। लेकिन लड़ाई बड़ी कांटे की है, क्योंकि कुमार सर्वजीत जिस तरह से उनको मुकाबला दे रहे हैं, वहां की लड़ाई भी ऐसे मुश्किल में फंसी है जिसे कहना आसान नहीं होगा कि वहां से एनडीए निकाल लेगा। दूसरी सीट नवादा की है। नवादा में बीजेपी ने तो अपने खाते में सीट ले ली, वो एलजेपी की सीट थी, लेकिन वहां जिस तरह से अभी परिस्थितियां बनी है, विवेक ठाकुर के खिलाफ
हालांकि श्रवण कुशवाहा वहां मैदान में हैं, लेकिन वो कितना हद तक एनडीए के वोट बैंक को छरित करेंगे ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। महत्वपूर्ण ये होगा कि जो और उम्मीदवार हैं राजवल्लभ यादव के भाई वो विनोद यादव और पूर्व वहां के चंदन सिंह भी उम्मीदवार होने जा रहे हैं, हो गए हैं। वैसी स्थिति में क्या होगा बड़ा कहना आसान नहीं है। और इस तरह से अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा अगर दिख रहा है तो वो चिराग पासवान को, क्योंकि चिराग पासवान अपने परफॉर्मेंस के कारण, अपनी साख के कारण लगा वो फिर से 5 की 5 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जमुई में भी उनकी स्थिति बनेगी अच्छी, वैशाली में ही बनेगी और हाजीपुर में ही बनेगी, समस्तीपुर में, खगड़िया में, सब जगह वो अपनी साख के बूते हो सकता है कि जीत का वो 100% रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाए। नुकसान अगर हो रहा है तो बीजेपी का और जदयू का, और दूसरे जीतन राम मांझी जो हम के उम्मीदवार हैं वो फिर काराकाट में भी जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा दांव पर लगे हुए हैं वो भी बड़ा एक तरह से ऐसा कहा जाना चाहिए कि वहां भी लड़ाई बड़ी कांटे की है, दिलचस्प है। तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने 400 पार के लक्ष्य में, 400 पार निकलने के टारगेट में और मोदी का ऑरा के कायम रखने के भरोसे जिस तरह से उदारता पूर्वक सीटें दान कर दी हैं वो कहीं उसके लिए नुकसानदेह तो नहीं साबित होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी वजह निकल के ये चुनाव बाद के परिस्थितियों का आकलन करना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी जो सतह पर चीजें दिख रही हैं वो सामने जो दिख रहा है वो ये कि नीतीश कुमार के अपने गिरते साख के कारण, उनकी घटती विश्वसनीयता के कारण, और जिस तरह से बीजेपी ने पहले की शर्तों के अनुसार 16 सीटें उन्हें दान कर दी, वो न जीत सकने वाले भी उम्मीदवार उनके मोदी के नाम पर जीत सकते हैं, जीतने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जीतने की हैट्रिक भी बना सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सीटों के कम तर होने की गुंजाइश को बढ़ाने वाला भी साबित होगा। इसलिए कि बीजेपी अगर नीतीश कुमार को कम सीटें देती तो हो सकता है कि वो अपनी सीटों की संख्या बढ़ा सकती थी। लेकिन यहां जो मुकाबला बन रहा है और जिस तरह की रणभेदी कायम की गई है उस रणभेदी में, उस तरह के कांटे की टक्कर में नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है, उठाना पड़ सकता है। जैसे एक और सीट की चर्चा मैं करना चाहूंगा, वो सीट है मुंगेर की, जहां से ललन सिंह लगातार मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे और जिस तरह की घटनाक्रम हुए जनता दल यू के अंदर भी सरकार को पलटने का, तख्ता पलट करने के सारे सूत्रधार वो थे। उनके हाथ से पार्टी के अध्यक्ष पद को नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ले लिया और फिर अंततोगत्वा उन्हें उम्मीदवार बना दिया। उन्हें बार बार वहां गो बैक के नारे के साथ जनता का सामना करना पड़ रहा है। और नीतीश कुमार की किलेबंदी को ध्वस्त करने के लिए लालू यादव ने वहां जिस तरह से अशोक महतो की पत्नी को उम्मीदवार बना दिया है। अब आपको भी जानकर बड़ा दिलचस्प होगा कि मुंगेर में नीतीश कुमार के कोर वोटर यानी कुर्मी लोग खुल करके अशोक महतो की पत्नी के साथ वहां मैदान में काम कर रहे हैं लोग और उनके लिए वोट मांग रहे हैं। ये परिस्थितियां पैदा हो गई है। तो मुंगेर में ललन सिंह की पराजय एक तरह से नीतीश कुमार की पराजय नहीं, वो नरेंद्र मोदी की पराजय साबित होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऑरा के कारण ही बिहार में जो किलेबंदी हुई है, एनडीए ने जिस तरह से सीटों पर तालमेल करके अपने 40 पार करने का जो लक्ष्य रखा है उसमें ब्रेक लग सकता है। अब ये सारे आंकड़े और ये सारे तथ्य, ये सारे सर्वे मेरे आकलन के अनुसार कम, उसका विश्लेषण मैंने ज्यादा किया है। जो परिस्थितियां बन रही है सी वोटर और चाणक्य के सर्वे पर अगर हम गौर करें और उसकी विवेचना करते हुए अगर आईने में देखें
तो ये साफ नजर आता है कि नुकसान अगर होता है भारतीय जनता पार्टी को तो उसको अपने कारण कम और अपने साथियों के कारण ज्यादा सहना पड़ेगा। अब देखना होगा कि नतीजे कहां तक ले जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा, उनका प्रभाव कितना हद तक उन्हें कामयाब बना पाता है। और हाँ, आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। फिर मिलते हैं किसी और चुनाव विश्लेषण पर, आपसे बात करेंगे। नमस्कार।